India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना पहचान मामले में चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ उद्धव खेमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वादी ने कहा, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसले तक आयोग ना ले फैसला। कोर्ट ने शिंदे उद्धव पक्ष से 8 अगस्त तक मांगा जवाब। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के मामले में वादी सुरजेवाला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इंकार। कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में हो सुनवाई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। कहा, याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं, ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे हो। जुहू बंगले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी नारायण राणे को राहत। बीएमसी को 23 अगस्त तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों शिवसेना नाम और उसके चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं। इस लड़ाई के बीच असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, जब तक शिंदे गुट की विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है। इसके बाद आयोग शिवसेना पर अपना दावा जता रहे दोनों गुटों और विवादित मसलों को लेकर विचार करेगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे ने एकनाथ शिंदे गुट की चुनाव आयोग के समक्ष दायर उस आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें शिंदे गुट ने वास्तविक शिवसेना के रूप में खुद को मान्यता देने की मांग की है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है। अपनी याचिका में उद्धव गुट ने कहा कि चुनाव आयोग शिंदे खेमे के आवेदन पर कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही लंबित है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर खुद की असली शिवसेना होने का दावा किया था। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अपने साथ शिव 40 विधायक और 12 सांसदों के होने का दावा किया और कहा कि बहुमत के हिसाब से पार्टी पर उनका अधिकार बनता है। उद्धव ठाकरे खेमे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिंदे गुट के दावे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि शिवसेना उनकी पार्टी है। शिंदे गुट ने खुद को पार्टी से अलग किया है, ऐसे में उनका असली शिवसेना होने का दावा निराधार। चुनाव आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट दोनों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वो दस्तावेजों के साथ ये सबूत दें कि उनके पास शिवसेना के सदस्यों का बहुमत है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट द्वारा लिखा गया पत्र और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे गुट द्वारा लिखा गया पत्र भी भेजा है। दोनों गुटों से आयोग ने 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब मांगा है। शिवसेना पर दावेदारी कर रहे दोनों गुटों से आयोग ने उनके समर्थक विधायकों और सांसदों के अलावा संगठनात्मक इकाइयों के समर्थकों पर हस्ताक्षरित पत्र भी मांगे हैं। अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि शिंदे गुट अवैध रूप से संख्या बढ़ाने और संगठन में कृत्रिम बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर आगे बढ़ता है तो ये अपूर्ण क्षति का कारण बनेगा।
जो मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, उसमें जांच करना न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप के बराबर है। इस तरह ये अदालत की अवमानना के बराबर है। उद्धव गुट चुनाव आयोग के आदेश को असंवैधानिक और जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दे रहा है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आधार कार्ड वोटर आईडी को जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। दरअसल सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक किए जाने के लिए चुनाव कानून संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने पर नागरिकों को निजता की मौलिक अधिकार का हनन होगा। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया था। कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनाव कानून अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी, जिसके तहत मतदाता कार्ड को आधार संख्या से जोड़े जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के वकील से भी पूछा कि मामला कब लिया गया था। इसके जवाब में सुरजेवाला के वकील ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों में भिन्नता हो सकती है। वकील ने ये भी दलील दी कि 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर कई तरह की कार्रवाई होती है तो केंद्र क्लबिंग और ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने भी कहा कि आवश्यक हुआ तो इसे एक हाई कोर्ट में जोड़ा या भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 4 और 5 की वैधता को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के पास इसका प्रभावी और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने आधार अधिनियम 2016 की वैधता को बरकरार रखा था। गौरतलब हो कि याचिकाकर्ता ने चुनाव अधिनियम को मनमाना और तर्कहीन बताया और कहा कि ये पूरी तरह से 2 अलग अलग दस्तावेज को डेटा के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता को आशंका है कि ये कदम गुप्त मतदान की अवधारणा का भी उल्लंघन कर सकता है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि संशोधन प्रकट रूप से मनमाना और पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग 2 दस्तावेजों उनके डेटा के साथ यानी आधार कार्ड को जोड़ने का इरादा रखता है, जो निवास और IPIC वोटर आईडी है, जो नागरिकता का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई आधार नजर नहीं आता। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, साल 1993 के डेट ऑफ बर्थ थी, आपने चुनाव लड़ने के लिए दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया होगा, हो सकता है अधिकारी भी इसमें दोषी हो। मामले में आपके खिलाफ 468, 420 के तहत चार्ज तय किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे और पासपोर्ट अधिकारी ने सर्टिफिकेट को माना है। ये फर्जीवाड़ा नहीं है। मामले में चार्ज फ्रेम हो चुका है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने सिब्बल से मामले में दाखिल चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था। दरअसल आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने इस मामले में उनके ऊपर दर्ज FIR को हटाने की मांग की थी। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास 2 अलग अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की मदद की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गर्मी के मौसम में वकीलों के लिए ड्रेस कोड में ढील देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता की अपनी शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया या BCI से संपर्क करने के लिए कहने के बाद याचिकाकर्ता शैलेंद्र त्रिपाठी ने अपनी याचिका वापस लेने का विकल्प चुना। कोर्ट ने कहा कि अगर BCI कार्रवाई नहीं करता तो याचिकाकर्ता फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। त्रिपाठी की याचिका में कहा गया है कि वकीलों के लिए वर्तमान ड्रेस कोड, जिसमें लंबे औपचारिक गाउन के साथ काले वस्त्र, कोट, ब्लेजर शामिल है, एक औपनिवेशिक विरासत है जो विशेष रूप से देश के उत्तरी और तटीय भागों में गर्मियों के दौरान भारतीय जलवायु के अनुयुक्त है। याचिका में कहा गया है कि काले गाउन गरिमा और मर्यादा लाता है, लेकिन प्रतीकात्मकता और अनुकूल कामकाजी माहौल के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का ड्रेस कोड असुविधा का कारण बनता है और कपड़ों को ड्राई क्लीन और धोने के लिए वित्तीय बोझ भी डालता है। पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ न्यायमूर्ति बनर्जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, जो पहले कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश थे। टिप्पणी करते हुए कहा, इस पर मुझे आपसे सहानुभूति है, विशेष रूप से कलकत्ता से होने के कारण मद्रास हाईकोर्ट समुद्र के पास है। अदालत ने हालांकि कहा कि वो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं कर सकती और याचिकाकर्ता से BCI से संपर्क करने को कहा है। दरअसल एक वकील द्वारा याचिका दाखिल कर भारत की जलवायु का हवाला देते हुए वकीलों के ड्रेस कोड के काले गाउन को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जेल डायरेक्टर जनरल से उन उपायों और परिवर्तनों पर जवाब मांगा जिनसे जेलों के कामकाज में कैदियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भवानी की खंडपीठ जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों पर की गई हिंसा के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि जेलों में बंद अपराधियों को अनुशासित करने के लिए अत्यधिक बल क्या जरूरी है। जेल के कैदी समीर द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि उसे तिहाड़ जेल के अंदर जेल अधिकारियों ने पीटा। उसने जेल अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसे किसी अन्य जेल परिसर में स्थानांतरित करने की मांग की। घटना 28 अक्टूबर 2020 की बताई जा रही है। कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली के कारागार DG संदीप गोयल से जवाब मांगा। उन्होंने ही पीठ को अवगत कराया कि वो उठाए गए मुद्दों पर सुझाव देते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। अदालत ने मामले को 26 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया। अन्य पक्षों की ओर से पेश वकील को अग्रिम प्रति के प्रति देने के बाद आज से 1 सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक हलफनामा दायर किया जाए। इससे पहले DGP ने अलग अलग मुद्दों पर पीठ का ध्यान आकर्षित किया था, जो जेल अधिकारियों और कैदियों के बीच विवाद की जड़ है। इससे अप्रिय घटनाएं और हिंसा हुई। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कट्टर अपराधियों के ठिकाने में बदलाव के संबंध में या जब जेल में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे तंबाकू, हथियार, मोबाइल फोन और कभी-कभी ड्रग्स की बरामदगी के संबंध में जेल अधिकारियों की कैदियों के साथ बातचीत के दौरान हिंसा के मुद्दे सामने आए। पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मामले पर अपना विचार व्यक्त किया। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ साथ याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन मुंबई नगर निगम BMC को निर्देश दिया कि वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा अपने जुहू बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ 23 अगस्त तक दंडात्मक कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति RD धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने BMC को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें राणे के आवेदन पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए संरचना के अधिकृत हिस्सों को बनाए रखने के लिए कहा गया। राणे की ओर से इसी मुद्दे पर दायर की गई दूसरी अर्जी पर उनकी पहली याचिका को BMC ने खारिज कर दिया। इसलिए कोर्ट ने नगर निकाय से जानना चाहा कि क्या उसी मुद्दे पर आवेदन सुनवाई योग्य होगा। नागरिक प्राधिकरण को यह भी सूचित करने के लिए कहा गया था कि क्या वो आवेदन पर निर्णय लेते समय विकास नियंत्रण और संवर्धन नियमन 2034 को वर्तमान संरचना पर लागू करेगा। बेंच ने कहा, हमें इस पर स्पष्ट जवाब चाहिए क्योंकि ये हमेशा के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इस कारण से नगर निकाय से लागू होने वाले व्यक्ति को चाहिए। पर्यावरण पर लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि ये सही समय पर लागू हो।
बीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारी ने दोहराया कि उन्होंने अभी तक दूसरे आवेदन की जांच नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया, जहां दूसरे आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है। दूसरे आवेदन में पहले आवेदन की खामियों को दूर करना होगा। केरल उच्च न्यायालय ने इन शर्त को बरकरार रखा कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक विधि अधिकारी के पद के लिए आवेदकों को कॉमन लॉ एडिशनल टेस्ट या CLT पास करना चाहिए। न्यायमूर्ति A.K. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद न्यास CP की खंडपीठ ने इस शर्त को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से योग्यता के रूप में 7% अंकों के साथ LLB की डिग्री हासिल करने के बाद योग्यता उन उम्मीदवारों तक सीमित हो सकती है जो CLET 2021 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या इसका स्कोर हो सकता है चयन का आधार बनाया जाए? एकल न्यायाधीश का आदेश, जिसे चुनौती दी गई थी, एक स्नातकोत्तर छात्र द्वारा दायर याचिका में आया था जो वर्तमान में MLA कर रहा है, जो वर्तमान में LLM कर रहा है। चयन प्रक्रिया उन उम्मीदवारों तक ही सीमित थी जो CLET PG 2021 के लिए उपस्थित हुए थे। एकल न्यायाधीश ने माना था कि NTPC द्वारा जारी अधिसूचना भेदभावपूर्ण थी और मानदंड के रूप में CLT मंजूरी को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था। NTPC ने इसे डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी। अपीलकर्ता NTPC की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पात्रता मानदंड तय करना नियोक्ता का विशेष अधिकार है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है। दूसरी तरफ रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मैत्रेयी S. हेगड़े ने तर्क दिया कि CLAT मंजूरी मानदंड भारत के 1721 लॉ कॉलेजों में से अधिकांश उम्मीदवारों की संभावना को विफल करता है। केवल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कस्टोडियम के सदस्य हैं, इसलिए मानदंड को लागू करना अप्रत्यक्ष भेदभाव के बराबर है। खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि NTPC द्वारा अपनाए गए चयन मानदंड में कोई अवैधता नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ उस व्यक्ति के साथ कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती जो वयस्क है। जस्टिस विनोद S. भारद्वाज की पीठ ने कहा कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के संदर्भ में कोई भी आदेश मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा नहीं बल्कि केवल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित किया जा सकता है। अदालत CRPC की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। जहां तक याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित करने के आदेश के संबंध में अदालत ने कहा कि CRPC की धारा 82 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अनिवार्य अवधि समाप्त नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा क्योंकि विचाराधीन अपराध कथित रूप से 2013 में किया गया था, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संशोधित प्रावधान लागू थे और याचिकाकर्ता जो अपराध के समय 15 साल से कम उम्र का था, इसलिए वो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती जो वयस्क है। केवल गठित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही आदेश पारित किया जा सकता है और उसमें अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित किया गया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। India Legal presents Courts Roundup.